हेलो एवरीवन, हाउ इज द जोश। आप लोगों को पता है कि इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ये चैनल किन स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया जा रहा है? इस चैनल का मेन ऑब्जेक्टिव है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई एडवांस में अपनी रैंक्स को इंप्रूव करना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं वो जेई एस्पिरेंट्स जो टॉप रैंक्स पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए हम रेगुलर बेसिस पर इस चैनल पर बेस्ट कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट इस कंटेंट को रेगुलर बेसिस पर फॉलो कर रहे हैं, मैं एक बात बोल सकता हूं कि डेफिनेटली आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए आज के इस सेशन में मैं क्या डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं आपको बता देता हूं। सेंटर ऑफ मास चैप्टर से एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस गिवन टॉपिक का बहुत ज्यादा वेटेज है, एंड दैट इज द कंबाइंड एप्लीकेशंस ऑफ द वर्क एनर्जी थ्योरम एंड द मोमेंटम कंजर्वेशन। दो आपकी फेवरेट इक्वेशंस, और आज हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे जहां पर इन दोनों इक्वेशंस का क्या होगा, यूज होगा। कई सारे स्टूडेंट्स जो कि सेंटर ऑफ मास पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता दूं कि डेफिनेटली वो इन प्रॉब्लम्स को डील कर चुके होंगे। इस सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। डेफिनेटली आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया होगा कि फाइंड द मैक्सिमम इलॉन्गेशन या फिर मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द ब्लॉक, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रिंग। आपने देखा भी होगा कि इस प्रोफाइल के आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, यस और नो। आज यहां पर इनके जो स्टैंडर्ड अप्रोचेस हैं वो सीखेंगे, और मैं आपको बता दूं कि आज के सेशन में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आंसर निकालना ही नहीं बताऊंगा, साथ ही साथ जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, जो डेप्थ है, वो भी समझाऊंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कई सारे न्यूमेरिकल्स जिनमें सेम अप्रोच लगता है, जिनकी एनालॉजी सेम है, बस सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। किसी केस में स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, वही दूसरे केस में यहां पर जब ये ब्लॉक राइज कर रहा है तो यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का यूज हो रहा है। लेकिन फंडामेंटली ओवरऑल अगर हम चर्चा करें तो प्रॉब्लम्स के जो अप्रोचेस हैं वो भी सेम होंगे, और साथ ही साथ एट द एंड हम ये भी देखेंगे कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के क्विक मेथड क्या हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो न्यूमेरिकल्स से ही स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स से फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को भी सीखते चले जाएंगे और साथ ही साथ प्रोसीड करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, वो स्क्रीन पर देखिएगा। मैं सबसे पहले आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं। ये आपके पास एक वेज है बी जिसका मास 2m है, देयर इज अ ब्लॉक जिसका मास m है, और इनिशियली ये रेस्ट की पोजीशन में, देयर इज नो फ्रिक्शन एनीवेयर, ऑल ऑफ द सर्फेसेस आर स्मूथ। अब यहां पर इस ब्लॉक ए को h हाइट से रिलीज किया गया, क्या होगा? आपको समझ में आ रहा है कि जैसे इस ब्लॉक को रिलीज करोगे इट विल स्टार्ट टू मूव। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक ए। जब ये ब्लॉक ए ग्राउंड सरफेस पे पहुंच जाएगा, when the block A will reach on the ground surface, उस मोमेंट पर हमें बताना है कि इस गिवन ब्लॉक की स्पीड क्या होगी। What will be your answer? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि आप लोगों का आंसर क्या आएगा। अगर आपको लग रहा है कि इस क्वेश्चन का आंसर √2gh है, तो मैं आपको बता दूं एकदम गलत है। आपने इससे पहले जब √2gh निकाला था ना, उस समय ये जो वेज था ना, ये फिक्स था, ये वेज मूव नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब ये ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा ना, ये वेज भी मूव करेगा, क्योंकि वेज जिस सरफेस पर रखा है ना, ये स्मूथ है। वेज क्यों मूव करेगा, इसको आप दो मेथड से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जब ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव करेगा तो डेफिनेटली ये ब्लॉक इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट करेगा, यस और नो। इस नॉर्मल का जनाब ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आप देख पा रहे होंगे, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस वेज को क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं a प्लस बी
इस पूरे को एक सिस्टम कंसिडर करता हूं, तो इस पूरे सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? 0। एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम पर, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है? एक्स एक्सिस के अलोंग 0। इनिशियली सेंटर ऑफ मास क्या है? रेस्ट पर। तो जब ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा तो इस वेज को पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग ना हो। समझ में आया? ऐसे प्रॉब्लम्स आप डेफिनेटली सॉल्व कर चुके होंगे। जैसे एक लॉन्ग प्लैंक होता था और वो एक स्मूथ सरफेस पर रखा होता था, और जब मैन उस लॉन्ग प्लैंक पे मूव करता था तो प्लैंक पीछे मूव करता था, जिससे सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो। अब मुद्दे की बात समझिएगा। देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया है कि मैं सिर्फ यहां पर क्वेश्चंस के आंसर निकालना नहीं चाह रहा। फिजिक्स के जितने भी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं, मैं उन सभी को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर? तो देखिएगा, यहां पर आप ये नहीं कहोगे कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर। सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे नहीं है जनाब। जब ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा, ये वेज पीछे मूव करेगा, जो ओवरऑल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, सपोज मैं कहूं कि वो यहां पर था इनिशियली, तो जब ये ब्लॉक नीचे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। आपको एक बात समझ आ रही होगी, जब ये ब्लॉक नीचे आया, वेज पीछे गया, यस और नो? सपोज जब ये ब्लॉक नीचे पहुंचा, उस समय इसकी स्पीड है v1 और इस वेज की स्पीड है v2। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1। मुझे एक बात बताइए, कैन आई कंजर्व द लीनियर मोमेंटम? पूरे सिस्टम के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स, जल्दी से बताइए, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है? 0। क्या पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा? और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। इस मोमेंट पर फाइनल मोमेंटम क्या लिखूंगा? द फाइनल मोमेंटम इज m इंटू v1, यस और नो? माइनस 2m इंटू v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां से आप देख पा रहे होंगे, पहला रिलेशन आपके पास आया, v1 इज इक्वल टू 2v2। एक इक्वेशन से आज आप अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगली इक्वेशन क्या है? ब्यूटी ऑफ मैकेनिक्स, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन सुनिए, यहां वर्क एनर्जी थ्योरम आप आइदर ब्लॉक या वेज पे मत लगाइए। क्या चैलेंज है? सोच के बताइए। अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम ब्लॉक पे लगाता हूं तो मेरे सामने चैलेंज क्या है? मेरे सामने चैलेंज ये है कि अगर आज मैं वर्क एनर्जी थ्योरम सिर्फ ब्लॉक पे लगाऊंगा ना, तो ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स का वर्क 0 नहीं होगा। क्योंकि आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि जब ये वेज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस वेज को जो भी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, वो काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से मिलेगी? नॉर्मल के वर्क की वजह से मिलेगी। और अगर आप वर्क पावर एनर्जी पढ़ चुके हैं तो आपको याद होगा, फॉर अ रिजिड बॉडी द टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स ऑन द होल सिस्टम क्या होता है? 0 होता है। तो आज आप ये कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम पे नॉर्मल का वर्क 0 होगा। वेज पे जितना नॉर्मल पॉजिटिव वर्क करेगा, एग्जैक्टली उतना ही ब्लॉक पे नॉर्मल नेगेटिव वर्क करेगा। तो अगर आप इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे ना, तो पता है चैलेंज क्या है? वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल। लेकिन नॉर्मल का वर्क आपको पता नहीं है, तो यहां पे नॉर्मल का वर्क आपके लिए क्या आ जाएगा? अननोन आ जाएगा। तो इसलिए इन प्रॉब्लम्स में जब आप वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करें, तो यू शुड अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम। होल सिस्टम का मतलब क्या? A प्लस बी। जल्दी से बताओ फटाफट, व्हाट इज द बेनिफिट टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम? पूरे सिस्टम पर टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स 0। इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क हुआ? ग्रेविटी का वर्क हुआ। और आप समझ पा रहे होंगे कि ब्लॉक जब h हाइट नीचे आया तो ग्रेविटी का वर्क होगा mgh, and that should be equals to the change in kinetic energy, and the final kinetic energy is half mv1 square plus half 2m multiplied by v2 square. This will be the equation number 2. अब आपको समझ में आ रहा होगा, you have a two equations and you have
द टू वेरिएबल्स। तो अब इसके बाद हम सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर अगर v1 की वैल्यूज हम यहां से सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखिएगा v1 की जैसे ही आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन बनेगा हाफ m 4v2 स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल आउट, प्लस m v2 स्क्वायर। क्लियर है बात? तो यहां पर ये टर्म आपके सामने आ गया mgh इज इक्वल टू 3m v2 स्क्वायर, m से m कैंसिल आउट और यहां से v2 स्क्वायर इज इक्वल टू gh डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से हम लिख सकते हैं हमारे पास v2 का वैल्यू, मतलब इस वेज का वैल्यू आ चुका है, वेज की वेलोसिटी का वैल्यू आ चुका है। यस और नो? अगर आपके पास वेज की वेलोसिटी आ चुकी है तो आपको ब्लॉक की वेलोसिटी भी पता चल गई। बताइए क्या आएगी? ब्लॉक की वेलोसिटी 2 टाइम्स है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी है दिस इज 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ gh/3। कॉन्सेप्ट समझ आया? कॉन्सेप्ट क्या है? पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम। दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, कौन कौन? v1 और v2। सॉल्व करके हम अपने आंसर तक पहुंच चुके हैं। क्लियर है बात? दैट वाज द फर्स्ट पार्ट, द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक ए, जो कि हम निकाल चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है? द वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स। यहां पे और स्पेसिफाई कर देता हूं कि वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन वेज, क्योंकि ऑन अ होल सिस्टम द टोटल वर्क डन बाय द नॉर्मल फोर्स विल बी व्हाट? 0। लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेज, तो वेज पे तो नॉर्मल का वर्क होगा ना। बताइए क्या आएगा? सोच करके बताइए। हाउ विल यू कैलकुलेट द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज? जनाब, इस वेज को जो भी काइनेटिक एनर्जी मिली है वो किसकी वजह से मिली? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि अगर मुझे नॉर्मल का वर्क कैलकुलेट करना है वेज पर, तो उस एक्सप्रेशन को लिखूंगा हाफ 2m into the kinetic energy of wedge v2 square and that term will be the gh/3। तो यहां से टर्म कैंसिल आउट हुआ और ये आपके पास क्या आ गया? mgh/3। दिस इज द वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द वेज। क्या क्लियर है? फटाफट नो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें पहली इक्वेशन थी मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन इज द वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम। अब देखिए कि सेम प्रोफाइल की, मतलब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि जो स्प्रिंग है ना उसमें ये कंप्रेशन कितना है? x0 है। एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक ए एंड द स्पीड ऑफ अ ब्लॉक बी व्हेन स्प्रिंग इज इन रिलैक्स स्टेट। सिचुएशन क्या है? t बराबर 0 पर इसे कट कर दिया। क्या कर दिया? कट। जैसे ही रस्सी कट हुई क्या होगा? आपको समझ आ रहा है कि इस गिवन ब्लॉक पे ये फोर्स इधर लगेगा स्प्रिंग की वजह से, और इस गिवन ब्लॉक पे फोर्स इधर लगेगा। इन फोर्सेस की वजह से ये दोनों ब्लॉक एकदम से मूव करें और कुछ देर बाद ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि आपके सामने ये सिचुएशन होगा आफ्टर सम टाइम, जब ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होगा। सपोज उस समय इसका स्पीड इस डायरेक्शन में v1 है और इसका स्पीड इस डायरेक्शन में v2। आपसे यही पूछा जा रहा है कि v1 और v2 बताइए। बताओ क्या अप्रोच लगाओगे? सोच करके बोलो जल्दी से, फटाफट। सेम कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है, बस आप ये समझ लीजिए कि इन द प्रीवियस क्वेश्चन जो ग्रेविटी का वर्क था ना वो इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ। यहां पर जो स्प्रिंग का वर्क है ना वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्सेप्ट सेम है, आप बहुत जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम लिखूंगा 2m v2 माइनस ऑफ m इंटू v1। यस और नो? सो 2v2 इज इक्वल टू v1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। सेटिस्फाई? नेक्स्ट इक्वेशन वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन अ होल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम पर आप क्या लगा देंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम। व्हाट विल बी द वर्क डन बाय स्प्रिंग? हाफ k इनिशियल x0। स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई है ना भाई। क्या कहना है जनाब? सहमत हो? समझ तो आ रहा है ना? तो बताओ क्या लिखोगे इसको? बराबर किसके लिखोगे? हाफ m इंटू v1 स्क्वायर प्लस हाफ 2m इंटू v2 स्क्वायर। यहां पे आप ऑब्जर्व करिए हाफ k x0 स्क्वायर। दो इक्वेशन बन चुके हैं। यहां से मैं v1 की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, यस और नो?
जैसे हम यहाँ से v1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 4, तो ये मेरे पास टर्म आ जाएगा कितना 2mv2 स्क्वायर प्लस mv2 स्क्वायर। सो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 3mv2 स्क्वायर। यस और नो? क्लियर है बात? यहां से आपके पास v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। v2 स्क्वायर इज इक्वल टू k बाई 2m एक्स नॉट स्क्वायर। यस और नो? एक मिनट, यहां से 3 बिट जाएगा तो ये 2 नहीं होगा, यहां पर ये क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 6 स्क्वायर। इसको यहां से हटा दें तो हम कह सकते हैं ये आ गया हमारे पास v2। v2 की वैल्यू पता है, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जनाब v1 आ जाएगा। अरे यस और नो? सो v1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ k बाय 6m इंटू एक्स नॉट। देखिए ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट आपको समझ में आ रहा है। मुझे एक बात बताइए, ये क्वेश्चन और इससे पहले जो आपने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, इज देयर एनी डिफरेंस? क्या बोथ ऑफ द क्वेश्चंस हैव अ सेम एनालॉजी? पहली इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन एंड द सेकंड इक्वेशन इज वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर? आगे बढ़े और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं थोड़ा सा डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस पे, देखिएगा ध्यान से, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा फटाफट। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है? सारी सरफेसेस स्मूथ, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। इस गिवन ब्लॉक को v0 वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव बाय द ब्लॉक। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितना मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा। आज एक बात बताइए, जैसे ये ब्लॉक इस वेज पर राइज करना स्टार्ट करेगा तो क्या ये वेज मूव नहीं करेगा? आज ये वेज मूव करेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि जैसे ये ब्लॉक इसके ऊपर राइज करना स्टार्ट करेगा, क्या इस ब्लॉक की वजह से जनाब नॉर्मल लगेगा? यस और नो? क्या इस ब्लॉक की वजह से इस वेज पे नॉर्मल लगेगा? और जनाब अगर ये नॉर्मल लगा तो नॉर्मल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस वेज को एक्सेलरेट करेगा। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि आज आपका वेज रेस्ट पे नहीं है और अब आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम हाइट। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जब वो ब्लॉक मैक्सिमम हाइट को अचीव करेगा वो कौन सा मोमेंट होगा? ये सोच करके बताइए। क्या मैं ये कह सकता हूं उस समय ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी? सोचिए, मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए ये वेज फिक्स होता, मतलब ये वेज मूव नहीं कर रहा होता और ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट अचीव करता, तो मैं ये कहता कि इसकी वेलोसिटी क्या होती? 0। यस और नो? ऐसे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं वर्क पावर एनर्जी में कि एक ब्लॉक को नीचे से फेंका, वेज फिक्स है, ये जब तक ऊपर जाएगा जब तक कि इसके पास वेलोसिटी है, और मैं कहता था कि जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी वहां पर। लेकिन जनाब ये आपका वेज क्या था? फिक्स था। आज मैं अपने स्टेटमेंट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं। मैं आज इसी स्टेटमेंट को इस तरीके से बोलूंगा, कैसे कि आज जब ये ब्लॉक मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब ये मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा तो विद रेस्पेक्ट टू वेज, मतलब अगर तुम वेज के फ्रेम में बैठ करके देख रहे हो किसको? ब्लॉक को, तो उस मोमेंट पर ये बोलोगे कि विद रेस्पेक्ट टू वेज इसकी वेलोसिटी 0 होगी। मतलब आप ये बोलोगे कि वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू वेज 0। अरे वेज के चलने से समस्या आ रही है ना भाई, तो रोक दो। रोकने का तरीका क्या है? वेज पे जाके बैठ जाओ। तो वेज के फ्रेम में जब हम इस ब्लॉक को देख रहे हैं तो वेज के फ्रेम में जैसे इसकी वेलोसिटी 0 होगी, हम ये कहेंगे ये मैक्सिमम हाइट अचीव कर लिया। तो इसका मतलब है ये वो मोमेंट होगा जिस मोमेंट पर ब्लॉक और वेज इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। क्या ये बात समझ में आई आपको? मैंने क्यों बोला कि सेम होगी? क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू वेज 0 है, तो विद रेस्पेक्ट टू वेज 0 तभी हो सकता है जब ब्लॉक और वेज हैव अ कॉमन वेलोसिटी। तो कॉन्सेप्ट यहां ये समझें कि जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उस मोमेंट पर, अगर मैं कहता हूं इसका वेलोसिटी v है तो वेज का वेलोसिटी भी क्या होगा? v होगा। अब मेरा अगला सवाल, कैन आई कंजर्व द मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस?
एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इस पूरे सिस्टम का, मतलब ए प्लस बी। अगर मैं इस ब्लॉक प्लस वेज को एज अ सिस्टम कंसिडर करता हूं तो इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा। लेकिन यहां पर इनिशियल मोमेंटम क्या है, m इंटू वी नॉट, और फाइनल मोमेंटम आप क्या लिखेंगे, सोचिए 3m इंटू वी। तो यहां से आपके पास ये v का वैल्यू आ जाएगा कितना, v नॉट बाई 3। दिस इज अ कॉमन वेलोसिटी। इंटरेस्टिंग बात पता है आपको क्या, ये कॉमन वेलोसिटी वही वेलोसिटी है, कौन सी वाली, जो सेंटर ऑफ मास के पास थी। लेकिन हमें यहां वेलोसिटी नहीं निकालनी है, क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव। व्हाट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशन, द नेक्स्ट इक्वेशन इज वर्क एनर्जी थ्योरम। हम यहां पर कहेंगे कि जब ये ब्लॉक राइज किया और सपोज h हाइट तक ऊपर गया तो यहां पर इसके ऊपर ग्रेविटी का वर्क कितना हुआ भाई, mgh। मैं यहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम ब्लॉक पे लगा रहा हूं क्या, अरे जनाब ब्लॉक पे लगा रहा हूं क्या या वेज पे लगा रहा हूं, सोच के बताइए। ब्लॉक प्लस वेज पे लगा रहा हूं। ब्लॉक प्लस वेज पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का बेनिफिट क्या है, सोचिए, टोटल वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स ऑन द होल सिस्टम इज 0, यस और नो। तो पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ किसका वर्क हुआ, ग्रेविटी का। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दैट शुड बी इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा द हाफ 3m इंटू वी स्क्वायर, और v का वैल्यू कितना है, v नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्लियर, माइनस इनिशियल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m v नॉट स्क्वायर। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। आपको क्या फाइंड आउट करना है, h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से m कैंसिल आउट करते हैं एंड दिस इज व्हाट, माइनस ऑफ gh इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट होगा तो ये टर्म आपके पास बनेगा यहां पर क्या, v नॉट स्क्वायर बाय 6 माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। चेक करिए फटाफट कैलकुलेशन, 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। तो ये आपके पास टर्म यहां पर क्या आ रहा है, 6 v नॉट स्क्वायर माइनस 3 v नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ gh इज इक्वल टू माइनस 2 v नॉट स्क्वायर बाय 6। तो इसी टर्म को लिख सकते हैं v नॉट स्क्वायर बाय 3। h कैलकुलेट करना था तो यहां से h की वैल्यू आती है v नॉट स्क्वायर बाय 3g। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताइए, समझ में आया क्या, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, क्लियर है बात। अब मैं यहां पर आपको इन्हीं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक डिफरेंट अप्रोच बताता हूं, जिसमें आपको इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट राइट डाउन अ सिंगल इक्वेशन एंड यू विल गेट द आंसर। हाँ मैं सच बोल रहा हूं, क्या आपको पता है वो मेथड, अगर आपको पता है तो लिख करके बताइए क्या आ रहा है। एक और मेथड है जिसमें आपको इस तरीके से इक्वेशंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए मैं बताता हूं आपको। अगर आप लोगों को काइनेटिक एनर्जी को एक दूसरे फॉर्म में लिखना आता हो तो क्या है वो दूसरा फॉर्म, सुनिएगा। क्या आप लोगों ने कभी किसी 2 पार्टिकल सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्म में देखी है क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, जिसे हम लिख सकते हैं हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, जिसे हम रिड्यूस मास भी बोलते हैं, इनटू रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 इन फ्रेम ऑफ 2 का स्क्वायर। दिस इज अ वे टू राइट डाउन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ 2 पार्टिकल सिस्टम। एक तरीका तो आपको पता है, एक तरीका तो क्या था, ये हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, यस और नो। मैं आपको एक और डिफरेंट अप्रोच बता रहा हूं कि किसी भी सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और जिन लोगों ने सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़ा है डेफिनेटली उनको पता होगा कि ये एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाता है। तो मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी को इस तरीके से लिखा जा सकता है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ, इसे बोला जाता है रिड्यूस मास इनटू वी रिलेटिव का स्क्वायर। पहली बार बता रहा हूं, हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स को डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो इस प्रोफाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगी। देखिएगा तरीका क्या है। यहां पर मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखिए इस केस में, तो आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ
रिड्यूस मास, उस केस में m1 की वैल्यू m, m2 की वैल्यू 2m, यस और नो? पक्का? डिवाइडेड बाय 3m इनटू v रिलेटिव। यह है वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2। इनिशियली सिर्फ ब्लॉक ही मूव कर रहा था, v नॉट स्क्वायर। यह है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और मुझे बताइए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा ना, जब वो मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा उस मोमेंट पर ब्लॉक एंड वेज हैव अ कॉमन वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ 1 इन फ्रेम ऑफ 2 क्या होगी? जीरो। अरे वेज पे बैठ के ब्लॉक को देख रहे हो उस मोमेंट पर, तो क्या ये वैल्यू जीरो हो जाएगी? इंटरेस्टिंग बात, इनिशियल और फाइनल मोमेंट पर ये वाला टर्म सेम हो, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल मोमेंट में चेंज नहीं होगी, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस। तो आप खुद सोचिए यार, अगर जब आप चेंज कैलकुलेट करेंगे, जब चेंज निकालेंगे, मैं अगर आपसे पूछूं व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो आप कैसे लिखेंगे? हाँ भाई जल्दी बताइए, चेंज कैसे लिखने वाले हैं? आप लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल, सॉरी, चेंज लिख रहे हैं तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे बेटा, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो गया तो सिर्फ यही वाला टर्म बचेगा। और बताओ ये वाला टर्म क्या बन रहा है? 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, यस और नो? तो ये वाली वैल्यू तुम्हारे सामने चेंज करने पर कितनी आ जाती है? माइनस के m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, यस और नो? सोचिए आप, ये है चेंज, और ये चेंज है किसके बराबर? माइनस के एम जी एच, एम से एम कैंसिल आउट, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई? वी नॉट स्क्वायर बाय 3g। अभी पहली बार सीख रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, अगली बार आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे और जब भी कुछ इस प्रोफाइल की सिचुएशन आपके सामने आएंगी तो देयर विल बी अ रिलेटिव वेलोसिटी विल बी जीरो, और जब भी आप चेंज कैलकुलेट करेंगे तो पता है वो चेंज हमेशा इसके बराबर आएगा। ये क्या है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ COM, जो कि इनिशियल है। तो चुपचाप से सीधे जो ग्रेविटी का वर्क है, क्या हम उसको इसके इक्वेट कर सकते हैं? समझ में आया? दैट वॉज द मेथड नंबर 2। अभी आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि ये मेथड हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल रहेगा। आगे बढ़े? पक्का? जल्दी से फटाफट नोट डाउन करिए, 1 मिनट का ब्रेक है। हाँ भाई, तो तैयार हैं? अरे थक तो नहीं गए ना भाई? अभी तो शुरुआत हुई है, आगे और भी सवाल करेंगे। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि हर सवाल को करने में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे, और ये चैलेंज एक्सेप्ट करिए, आपको भी मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है? अगर 2 मिनट से ज्यादा लग रहा है तो भाई आज का वीडियो देखने का मकसद ही पूरा नहीं हुआ फिर तो। क्लियर? तो तैयार हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देयर आर द 2 ब्लॉक्स, ब्लॉक बी एंड द ब्लॉक ए। ब्लॉक बी का मास 2m और ब्लॉक ए का मास m। बोथ ऑफ द ब्लॉक एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k। देयर इज नो फ्रिक्शन, स्मूथ सरफेस है। t बराबर 0 पर आपने ब्लॉक ए को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v नॉट वेलोसिटी दी। आपसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ये बताना है कि आपको स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन क्या आएगा। सबसे पहला सवाल, फिजिक्स बताइए मुझे, फिजिक्स एक्सप्लेन करिए कि मैक्सिमम इलोंगेशन कब आएगा? जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी। बताइए।
व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ ब्लॉक ए 0 होगी तब मैक्सिमम इलॉन्गेशन आएगा क्या? अच्छा एक बात बताइए, नहीं समझ पा रहे हैं, एक बात बताइएगा मुझे। मान लीजिए ये वाला एंड बी से कनेक्ट नहीं होता, ये वाला एंड फिक्स होता सपोज, और आप इस ब्लॉक को वेलोसिटी देते कुछ v। ऐसे सवाल आपने डेफिनेटली सॉल्व किए होंगे, कहां पर? वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो जब आप इस ब्लॉक को v वेलोसिटी देते और मैं आपसे पूछता कि ये बताइए कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन कब आएगा, तो आप क्या बोलते? आप बोलते जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होती? 0, क्योंकि जब तक इसके पास वेलोसिटी है ये ब्लॉक मूव करेगा। एक मोमेंट ऐसा भी आएगा जिस मोमेंट पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी? 0, और जिस मोमेंट पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 होगी डेफिनेटली मैं कहता कि इलॉन्गेशन मैक्सिमम होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन आज आप ये सोचिए कि स्प्रिंग का दूसरा एंड आज किसी फिक्स्ड सरफेस से कनेक्टेड नहीं है। आज स्प्रिंग का दूसरा एंड ब्लॉक बी से कनेक्टेड है, और ब्लॉक बी जो है वो मूव करेगा, क्योंकि जैसे स्प्रिंग में इलॉन्गेशन आएगा इस पे फोर्स लगेगा, ये भी मूव करना शुरू करेगा। कोई समस्या नहीं है। चलती हुई चीज को रोकना आता है? क्या करते? बैठ जाइए उस पर। एक बात बताइए, अगर मैं ब्लॉक के फ्रेम में चला जाऊं, मैं अगर बी के फ्रेम में चला जाऊं, ये लीजिए मैं बी पे जाके बैठ गया, क्या बी मुझे रेस्ट पे नजर आएगा? पक्का सहमत हो? अब देखिएगा, बी ने ए को देखा, भाई ए मूव करता हुआ देख रहा था, ए आगे जा रहा था। मैंने कहा इनके बीच का इलॉन्गेशन मैक्सिमम कब होगा? बी पे बैठ गए, क्या ये पॉइंट रेस्ट पे आ गया? मैं कहूंगा जब ब्लॉक ए की वेलोसिटी इन फ्रेम ऑफ बी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इन फ्रेम ऑफ बी क्या हो? 0। यस और नो? अगर ए की वेलोसिटी बी के फ्रेम में 0 है तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन उस मोमेंट पर आएगा जब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सेम एनालॉजी, मैक्सिमम इलॉन्गेशन कब आएगा? जब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी। सिंगल लाइन क्वेश्चन, एक इक्वेशन लिख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैक्सिमम इलॉन्गेशन फाइंड आउट करना है। मैं यहां पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा वर्क डन बाय द स्प्रिंग हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। ओके, चेंज लिखने जा रहा हूं। चेंज अब मैं कैसे लिखूंगा देखना ध्यान से। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था, सेंटर ऑफ मास वाली वेलोसिटी कैंसिल आउट हो जाएगी। यस और नो? एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस हाफ m इंटू 2m डिवाइडेड बाय 3m इंटू रिलेटिव वेलोसिटी v नॉट स्क्वायर। फाइनल क्या लिखते? जल्दी बताओ फटाफट, जल्दी भाई जल्दी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस ये वाला टर्म क्या होता? 0। जब मैक्सिमम इलॉन्गेशन देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ a एंड b मस्ट बी सेम। ये टर्म 0, डिफरेंस निकालना है। फाइनल माइनस इनिशियल किया, ये टर्म कैंसिल हो गया, माइनस किया तो सीधे सीधे इसके बराबर ही तो करना है। तो बताओ ये टर्म 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस फाइनल में से इनिशियल माइनस किया, कितना आ गया? हाफ m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। यस और नो? क्या आपके पास यहां से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी? ये जो भी x की वैल्यू निकल करके आएगी ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव साइन कैंसिल आउट हो गया। मैं यहां कह सकता हूं x मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3k। तो यहां से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? मुझे उम्मीद है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसे सॉल्व भी कर चुके होंगे। कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है भाई आपको? क्या बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है? मैं तो यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो भाई स्टेप बाय स्टेप मूव कर रहा हूं। लेकिन आप बताइए, क्या चेंज लिखने में टाइम लगेगा? क्या ज्यादा सोचना पड़ेगा? अब इस पर कई सारे प्रोफाइल के सवाल बन जाते हैं, अलग अलग प्रोफाइल के क्वेश्चंस आगे जाते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ ब्लॉक ए को वेलोसिटी दी थी, कल क्वेश्चन को और टफ बनाएगा, ब्लॉक ए और बी दोनों को वेलोसिटी दे देगा। घबराना नहीं है। वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ यही वाला टर्म आएगा जनाब। देखिएगा एक और सवाल इसी पर, सेम प्रोफाइल का, ये लीजिए। ओहो, इस बार तो जनाब ए और बी बोथ ऑफ द ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी। सवाल वही है, आपसे पूछा जा रहा है कि इनिशियल स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है और आपको निकालना है कि मैक्सिमम इलॉन्गेशन क्या हो। फिजिक्स बताओ, फिजिक्स यार।
आंसर मुझे पता है तुम निकाल लोगे, और इससे पहले भी आंसर निकाले हैं। मुद्दा यहां पर ये नहीं है कि आंसर निकालना है, मुद्दा ये है कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। बताइए मैक्सिमम इलोंगेशन पर क्या होगा? बोथ ऑफ द ब्लॉक्स हैव अ कॉमन वेलोसिटी। पता है वो कॉमन वेलोसिटी वही होगी जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, क्योंकि उस समय बोथ ऑफ द ब्लॉक्स एक साथ मूव कर रहे हैं। एक सिंगल इक्वेशन लिखने जा रहा हूं, क्या लिखेंगे? हाफ के 0 माइनस एक्स मैक्स स्क्वायर, दिस इज अ वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप समझ गए होंगे, सीधे सीधे यहां पे टर्म क्या लिखूंगा? माइनस हाफ रिड्यूस मास m इंटू 2m डिवाइडेड बाय 3m इंटू रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। a की वेलोसिटी को पलट के जोड़ दो, कैलकुलेशन एरर मत करना, पलट के जोड़ दोगे तो यहां पे तुम्हें समझ आ रहा है इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? 3v0। इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। खत्म हो चुका है। x की वैल्यू निकालनी थी, आंसर आ चुका है। क्या आप इसके आगे इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं? बहुत आसानी से। हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट, m से m कैंसिल आउट, तो ये हमारे सामने ये टर्म बनेगा x मैक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये 3 का स्क्वायर, तो यहां से 3 बाहर आएगा तो कितना हो गया भाई? 6 m v0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय k। क्या मैंने सही लिखा है? चेक कर लीजिएगा भाई एक बार कैलकुलेशन, आपकी मैथ्स काफी स्ट्रांग है। तो ये 3 कैंसिल आउट होगा, तो यहां से x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास v0, अगर कॉमन लें, स्क्वायर रूट ऑफ 6m बाय k। दिस इज अ मैक्सिमम इलोंगेशन। सिंगल लाइन क्वेश्चंस, you can find the answer by just write down the single equation। ये फायदा है काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से लिखने का। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि सेम एनालॉजी को फॉलो कर रहा होगा। इस प्रोफाइल का क्वेश्चन आ गया, यहां पर नीचे वाली सरफेस स्मूथ है, m और 2m के बीच में फ्रिक्शन है एंड द सरफेस इज रफ। हमने ब्लॉक ए को v0 वेलोसिटी देके फेंका एंड प्लैंक इज वेरी लार्ज, मतलब बहुत लंबा प्लैंक है। क्या होगा? मुझे सबसे पहले बताइए सिचुएशन क्या होगी? जैसे ही आपने ब्लॉक ए को वेलोसिटी दी, ब्लॉक ए मूव करना स्टार्ट होगा, रिलेटिव स्लिपिंग होगी, इसकी वजह से ब्लॉक ए पर फ्रिक्शन लगेगा। ब्लॉक ए पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इस प्लैंक पे वो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे लगेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया? व्हेन रिलेटिव स्लिपिंग, जब रिलेटिव स्लिपिंग क्या हो जाता है? स्टॉप। उस समय आपको यहां पर निकालना है ए पार्ट, वो कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? दूसरा, अगर ये ब्लॉक इस प्लैंक के रिलेटिव डिस्प्लेस होता है L, मतलब मेरे को यहां पे निकालना है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक A विद रेस्पेक्ट टू B, वो क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आप यहां मान सकते हैं म्यू के। बताइए हाउ विल यू सॉल्व इट? फिजिक्स का अप्रोच बताइए। अगर मैं यहां पर A प्लस B को अपना सिस्टम कंसिडर करूं, कैन आई कंजर्व द मोमेंटम? कैन आई से दैट कि A प्लस B इस होल सिस्टम का टोटल मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा? यस और नो? यस, क्योंकि पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आप ऑब्जर्व करिए, नीचे वाली सरफेस स्मूथ है और A और B के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है दैट इज अ इंटरनल फोर्स। तो इस पूरे सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। कैन आई से दैट कि इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा? और अगर मोमेंटम कंजर्व है तो एक बात बताना मुझे, कुछ देर बाद तुम्हारे सामने एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब इसका वेलोसिटी भी v होगा और इसका वेलोसिटी भी v होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है? क्योंकि ब्लॉक ए पे देखिए फोर्स कहां लग रहा है? पीछे। तो ब्लॉक ए स्लो डाउन होगा और ब्लॉक बी स्पीड अप होगा। तो आप सोचिए कि ब्लॉक ए की वेलोसिटी कम हो रही है और ब्लॉक बी की वेलोसिटी बढ़ रही है। एक ऐसा मोमेंट आएगा ना जब दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। अच्छा एक बात बताना, जैसे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी उसके बाद ब्लॉक ए और बी के बीच में कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? मतलब इस मोमेंट के बाद स्टैटिक या काइनेटिक? सोच करके बताइए भाई।
कितने लोग कह रहे हैं कि स्टैटिक लगेगा? मैं भी देखना चाहता हूं भाई, देखता हूं भाई कितने लोगों का आंसर आ रहा है कि स्टैटिक लगेगा। जो लोग ये बोल रहे हैं स्टैटिक लगेगा, मैं आपको बता दूं उसके बाद फ्रिक्शन ही नहीं लगेगा। थोड़ा सा शॉकिंग लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे ही दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी उसके बाद यहां पे फ्रिक्शन लगना ही बंद हो जाएगा। अरे भाई ये क्या हुआ? मुझे एक बात बताइएगा फटाफट, फ्रिक्शन की चाहत क्या है? फ्रिक्शन चाहता है कि दो सरफेसेस जो कांटेक्ट में हैं वो दोनों स्लिप ना करें। अगर वो स्लिप करती हैं तो काइनेटिक लगता है, और अगर स्लिपिंग की टेंडेंसी डेवलप होती है तो स्टैटिक लगता है। जो फ्रिक्शन की चाहत है वो पूरी हो गई ना। अभी ए और बी बोथ ऑफ दी ब्लॉक्स की जो वेलोसिटी है वो सेम हो चुकी है। नाउ देयर इज नो रिलेटिव स्लिपिंग, तो जनाब इसके बाद फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। और पता हम ये कह सकते हैं कि इसके बाद ब्लॉक और वेज हमेशा के लिए इस कॉमन वेलोसिटी से मूव करते रहेंगे। यह है सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में रहता है। उन्हें लगता है कि फ्रिक्शन इसके बाद स्टैटिक लगेगा, पहले काइनेटिक लग रहा था। यस और नो? क्या क्लियर है भाई? क्या आगे बढ़ा जाए? आगे सवाल पे बढ़ते हैं। कॉमन वेलोसिटी निकालनी है। कैन आई कंजर्व द मोमेंटम? अगर हम मोमेंटम कंजर्व करें तो एम वी नॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 3m इंटू वी, क्योंकि बोथ ऑफ द ब्लॉक हैव सेम वेलोसिटी। और यहां से v की वैल्यू हमारे पास जनाब कितनी आ जाती है? v नॉट बाई 3। दिस इज आंसर ऑफ ए पार्ट। हाउ विल यू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू v? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। कई सारे स्टूडेंट पहली बार में सही आंसर तक नहीं पहुंचते हैं। हाउ विल यू फाइंड? और या फिर वो बहुत लेंथी मेथड्स यूज करते हैं। मैं आपको बताऊं, सुनेंगे या आप बताना चाहेंगे? बताइए, देखता हूं भाई कौन आंसर सही बताएगा। हाउ विल यू फाइंड? लेट्स सी, चैट में लिख करके बताइए किस तरीके से आप कैलकुलेट करने वाले हैं। चलिए मैं बताता हूं। पूरे सिस्टम पे आप लगाइए वर्क एनर्जी थ्योरम ऑन द होल सिस्टम, मतलब ए प्लस बी। पूरे सिस्टम पे अगर आप लगाते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, तो ये ब्लॉक ए, इसके रिलेटिव सपोज आगे कितना आया? एल। तो पता है पूरे सिस्टम पे जो टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा ना, वो कितना होगा? माइनस म्यू के एम जी इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर याद नहीं आ रहा तो मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि टोटल वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। और जिन लोगों को ये बात क्लियर नहीं है, मैं एक ऑलरेडी वीडियो उस पर बना चुका हूं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस देख सकते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछे कि ये किस पे वर्क है, मैं कहूंगा ये है टोटल वर्क, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन ए प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन द बी। दिस इज अ टोटल वर्क डन पूरे सिस्टम पर। और पूरे सिस्टम पे जो टोटल वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट पे। और ये वैल्यू आप किसके बराबर करेंगे? द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होल सिस्टम। फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, हाफ 3m इंटू वी, और v की वैल्यू क्या लिखेंगे? v नॉट बाई 3 का होल स्क्वायर। दिस इज अ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ होल सिस्टम माइनस इनिशियल। इनिशियल क्या है? हाफ v नॉट स्क्वायर। कैन यू सॉल्व दिस? कैन यू सॉल्व दिस? यस और नो? एक ही लाइन में इक्वेशन है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, L कैलकुलेट करना है, क्या डिवाइड कर देंगे? कैन वी गेट द आंसर? ओके डन। चलिए वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अरे एनर्जी बरकरार है, थक तो नहीं गए भाई? थोड़ा सा मोमेंटम बरकरार रखिए। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। यस और नो? चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर दिस इज अ वायर और एक रिंग, इसका मास है 2m एंड दिस इज कनेक्टेड फ्रॉम अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ है l। देयर इज अ ब्लॉक ऑफ मास m, v नॉट वेलोसिटी से फेंका गया है। आपसे पूछा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का मतलब है आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो एंगल है थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी।
और आपको ये मान करके चलना है कि ये जो v नॉट वेलोसिटी है वो इतनी ज्यादा नहीं है कि ये इस वायर को क्रॉस कर जाए। बताइए, जब ये थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब कब होगी, सवाल ये। सोचिए, आज यहां पर ये वाला पॉइंट फिक्स नहीं है, ये वाला पॉइंट भी मूव कर रहा है। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन तब आएगा जब इस रिंग और इस ब्लॉक दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, वही सेम एनालॉजी। एक बात बताइए, अगर ये पॉइंट फिक्स होता था और आपसे पूछा जाता था कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो आप क्या बोलते थे? जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। मैंने कहा आज वैसे ही सोचिए, इस पॉइंट को फिक्स करना है, 2m के फ्रेम में चले जाइए। 2m के फ्रेम में मैं ये बोलूंगा कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम तब आएगा जब विद रेस्पेक्ट टू 2m ये रेस्ट पे आ जाए, यस और नो। और अगर 2m के फ्रेम में m रेस्ट पे आ गया, ये तभी संभव हो सकता है जब 2m और m both of them have a same velocity, yes or no। तो देखिएगा, जब डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा उस मोमेंट पर आप कहेंगे कि अगर इसकी वेलोसिटी भी v है तो इसकी वेलोसिटी भी v होगी। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सेम अप्रोच। फर्स्ट इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस, यस और नो। तो यहां पर हम पहली इक्वेशन लिखेंगे, इनिशियल मोमेंटम, द इनिशियल मोमेंटम इज m v नॉट एंड द फाइनल मोमेंटम इज 3m इंटू v। और मैं तो बता दूं कि ये सब लिखने की जरूरत कहां है भाई, सबको समझ तो आ गया तुम्हें। क्या करना है तुम्हें? इस पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी का वर्क हुआ है। ऑन द होल सिस्टम द टोटल वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स ने जो टोटल वर्क किया है पूरे सिस्टम पर वो क्या है? 0। क्यों? टेंशन का वर्क पूरे सिस्टम पे 0 होता है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स। याद करिए, वर्क डन बाय टेंशन ऑन द होल सिस्टम विल ऑलवेज बी 0, यस और नो। सहमत है? पक्का? तो पूरे सिस्टम पे सिर्फ ग्रेविटी का वर्क हुआ है। और आप सोचिए, अगर ये थीटा एंगल ऊपर गया तो ग्रेविटी का वर्क कितना होगा? ये लेंथ L थी, ये L cos थीटा, तो ये मास कितना ऊपर गया है? L माइनस L cos थीटा। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ग्रेविटी का वर्क होगा माइनस ऑफ mgl इंटू 1 माइनस cos थीटा। दिस इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी एंड दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी आप उस तरीके से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंटर ऑफ मास वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी इन फ्रेम ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। तो इस टर्म को आप क्या लिखेंगे? माइनस हाफ m2m डिवाइडेड बाय द टोटल मास इनटू रिलेटिव वेलोसिटी। सिंगल इक्वेशन। कैन यू सॉल्व दिस इक्वेशन? क्या आप यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? खत्म हो गया। कहने के लिए बोला जाता है कि ये बहुत ही टफ प्रोफाइल के क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका है तो ये जितने भी हम लोगों ने सवाल सॉल्व किए आज, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, चाहे ये क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपने एक बात ऑब्जर्व करी कि हर क्वेश्चन में जब वो मैक्सिमम हाइट को अचीव करता था, जब स्प्रिंग में इलोंगेशन या कंप्रेशन मैक्सिमम होता था, जब ब्लॉक और प्लैंक के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टॉप हो जाती थी, जब वो गिवन पार्टिकल मैक्सिमम डिफ्लेक्ट होता था, सब में कॉन्सेप्ट सेम था कि उस मोमेंट पर बोथ ऑफ द बॉडीज हैव अ सेम वेलोसिटी। तो पहला इक्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन और दूसरा वर्क एनर्जी थ्योरम। अगर आज का लेक्चर आप लोगों ने पूरा देखा है तो इतना मैं आपको बता सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास में इस पर्टिकुलर चैप्टर में अबाउट 30 to 40% क्वेश्चन आपको इसी प्रोफाइल के मिलेंगे। तो अगर आप ये लेक्चर अब देख चुके हैं तो अब जाइए उन सवालों को जो आपसे पहले इस प्रोफाइल के नहीं हुए थे, अपने स्टडी मटेरियल को उठाइए और उन क्वेश्चंस को दोबारा से अटेम्प्ट करिए और देखिए कि आज के इस लेक्चर से आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। क्लियर है मेरी बात? और जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, प्लीज इस लेक्चर के बाद एक ब्लैंक पेपर लेकर के उन सभी कॉन्सेप्ट्स को बिना देखे खुद से एक बार लिख करके देखिएगा। अगर वो सारे कॉन्सेप्ट्स आप लिख पा रहे हैं, आप खुद को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, आपको हर चीज का एक्सप्लेनेशन पता है, तो समझ जाइएगा कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया है। अगर आप उस ब्लैंक पेपर पर कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं,
आप चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हैं तो समझ जाइएगा कि आप अपने आप को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। जब भी आपको ये डाउट हो ना कि यार मुझे एक कॉन्सेप्ट आता है या नहीं आता है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे। एक ब्लैंक पेपर, पेन उठाइए, लिखना शुरू करिए, अपने आप को एक्सप्लेन करिए और ये सोच करके एक्सप्लेन करिए जैसे आपके सामने अगर 5वीं क्लास में पढ़ने वाला स्टूडेंट बैठा हो तो आप उसे भी एक्सप्लेन कर पाए। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए नेक्स्ट सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आई होप कि डेफिनेटली आज के इस वीडियो सेशन में आपने कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे और जो लोग इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं उनको जल्दी से क्विकली एक बार फिर से रिवीजन करने का मौका मिला होगा। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।